सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन हरदोई वाला एस्पिरेंट चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्रिया। इससे पहले मैंने आपको विशेषण टॉपिक पढ़ा दिया था, काफ़ी बच्चों का उस पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है, अच्छा रिस्पॉन्स आया है। और आज हम लोग उसी सीरीज में पढ़ने वाले हैं क्रिया को। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो या फिर यूपी एसआई की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट बेनिफिशियल होने वाला है। बस आपको करना क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना है और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जो टीचर इस टॉपिक को आपको 3 घंटे में पढ़ाते हैं, ये टॉपिक आपको मिलने वाला है 20 से 25 मिनट के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्रिया की परिभाषा क्या होती है। जो शब्द किसी कार्य का करना या होना दर्शाते हैं, क्रिया कहलाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट की। धातु या मूल धातु क्या होता है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। वह मूल शब्द या शब्दांश जिसमें ना प्रत्यय जोड़ने पर क्रिया का निर्माण होता है, मूल धातु कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो एक क्रिया शब्द बनता है। जैसे कि हंस प्लस ना, यहाँ पे हंस जो है वही मूल धातु है और ना एक प्रत्यय है। जब हमने इसको जोड़ दिया तो एक क्रिया शब्द बन गया हंसना। अब हम ऐसे और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स ले रखे हैं, जैसे कि रोकना। रोकना में रोक जो है वो मूल धातु है और ये ना प्रत्यय है। पीना में पी मूल धातु है, ना प्रत्यय है। भटकना, मरना, गुजरना, तोड़ना, ऐसे ही आगे भी एग्जाम्पल हैं। अब हम एक यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाई हुई है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। जैसे धातु रूप एक तरफ लिखा है, एक तरफ क्रिया रूप लिखा है। अभी मैंने आपको बताया जैसे ही आप मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ते हो क्रिया रूप बन जाता है। जैसे पढ़ में ना जोड़ दिया, पढ़ना हो गया। लिख में ना जोड़ दिया तो लिखना हो गया। मांग में ना जोड़ दिया, मांगना हो गया। पीस में ना जोड़ दिया, पीसना। भूल से भूलना, नहा से नहाना, चढ़ से चढ़ना। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि धातु किसे कहते हैं और धातु से मूल क्रिया कैसे बनती है। क्वेश्चन कैसे आता है कि पढ़ना शब्द में मूल धातु क्या है। अब आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया था कि पढ़ना शब्द में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है मूल धातु क्या है। तो पढ़ जो है वो मूल धातु है और इसमें जैसे ही हम यहाँ पे प्रत्यय जोड़ देते हैं, ना प्रत्यय, तो ये हो जाता है पढ़ना, यानी कि ये हो गया मूल शब्द। तो आपको यहाँ से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं क्रिया के भेद की। तो सबसे पहला आधार आ जाता है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो दो प्रकार की क्रिया होती हैं कर्म के आधार पे, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। चलते हैं अगले पेज पे। तो जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। उससे पहले आपको दो क्रिया और पढ़नी है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। तो बात कर लेते हैं प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया की। इस क्रिया में कर्ता प्रेरक होता है और उसी के कारण कार्य हो रहा होता है। और फॉर एग्जाम्पल, इसमें एक चीज़ है मैं आपको बता दूं जिसे आप पहचान पाओगे। इसमें आना प्रत्यय का प्रयोग होता है, जैसे कि पढ़ाना, मंगाना। फॉर एग्जाम्पल, कृष्ण बांसुरी बजाना, तो इसमें एक बार कार्य हुआ है, यानी कि ये प्रथम प्रेरणार्थक हो गई, यानी डायरेक्ट हो रहा है वर्क। अब हम बात कर लेते हैं द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया की। जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके उसे किसी दूसरे व्यक्ति से करवाए तो उसे द्वितीय प्रेरणार्थक कहते हैं। देखिए, प्रथम प्रेरणा का स्रोत वो खुद होता है, जैसे कि कृष्ण बांसुरी बजाना डायरेक्ट है। यहाँ पे क्या है कि स्वयं कर्ता वर्क नहीं करता है, ये दूसरे व्यक्ति से करवाया जाता है और इसमें वाना प्रत्यय का प्रयोग होता है। सीधा सीधा आप समझ सकते हो, जहाँ पे आना प्रत्यय का प्रयोग होगा प्रथम प्रेरणार्थक और जहाँ पे वाना प्रत्यय का प्रयोग होगा वहाँ पे द्वितीय प्रेरणार्थक। एग्जाम्पल के लिए, लिखवाना, पढ़वाना, मंगवाना। और एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, राधा कृष्ण से बांसुरी बजवाना। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो रही हैं ना। कहा जा रहा है कि राधा कृष्ण से बांसुरी बजवाना, यहाँ पे कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, कहा जा रहा है कि उससे करवाओ। तो यहाँ पे हो गया द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब हम एक टेबल आपके सामने लेके आ रहे हैं, यहाँ से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। एक तरफ लिखा है धातु रूप, एक तरफ मूल क्रिया, और इसी से बनेगी प्रथम प्रेरणार्थक और इसी से बनेगी द्वितीय प्रेरणार्थक। तो ये चेंज कैसे होता है, जैसे लिख मूल धातु हो गया, जैसे ही मैंने बताया था ना प्रत्यय जुड़ेगा मूल क्रिया बन जाएगी लिखना। और मैंने आपको बताया था प्रथम प्रेरणार्थक में आना प्रत्यय होता है, तो यानी कि लिखाना, और इसमें वाना प्रत्यय होता है यानी कि लिखवाना। देख से मूल क्रिया देखना, प्रथम प्रेरणार्थक तो दिखाना और द्वितीय प्रेरणार्थक तो दिखवाना हो जाएगा। नहा से नहाना,
प्रथम प्रेरणार्थक हो जाएगी नहलाना और यहाँ पे हो जाएगा नहलवाना द्वितीय प्रेरणार्थक। दौड़ से दौड़ना, ऐसे ही प्रथम प्रेरणार्थक में दौड़ाना और द्वितीय प्रेरणार्थक में हो जाएगा दौड़वाना। तो अब हम बात करते हैं जहाँ पे हमने शुरुआत में बात की थी कि क्रिया के भेद। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, एक है सकर्मक क्रिया और एक हो जाता है अकर्मक क्रिया। पहले हम बात कर लेते हैं अकर्मक क्रिया की। तो अकर्मक क्रिया दो शब्दों से मिलकर बना है, आ प्लस कर्मक। आ का अर्थ हो जाता है कर्म के बिना, जहां पे कर्म नहीं होता है। जहां किए गए कार्य का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है अकर्मक क्रिया कहलाता है। और मैं आपको पहचानने की ट्रिक भी बताऊंगा, अगर आप लोग सीख गए तो कभी भी सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में कंफ्यूजन नहीं होगे। अकर्मक का मतलब है जिसके साथ कर्म ना हो और जहां पर क्या से प्रश्न करने पर जवाब ना मिले। फॉर एग्जाम्पल, पक्षी उड़ रहे हैं। यहां पे देखिए कर्ता जो है पक्षी है, क्रिया है उड़ रहे हैं। उड़ना मतलब क्रिया है और रहे हैं सहायक क्रिया है। ये मैं आगे आपको बताऊंगा कि सहायक क्रिया कैसे होती है। यहाँ पे अभी आपको केवल दो चीजें देखनी है, पक्षी उड़ रहे हैं यानी कि पक्षी कर्ता हो गया और उड़ क्रिया हो गया। अब आपको करना क्या है, जस्ट क्रिया को गायब करके यहाँ पे क्या लगा देना है, पक्षी क्या उड़ रहे हैं। अब आपको कोई आंसर नहीं मिलेगा। आप क्वेश्चन करके देखिए पक्षी क्या उड़ रहे हैं, कोई आंसर नहीं मिला यानी कि ये अकर्मक क्रिया है। राम कूद रहा है, क्रिया को हटाओ क्या लगा दो, राम क्या कूद रहा है, कोई आंसर नहीं मिल रहा, इसका मतलब है अकर्मक क्रिया हो गया। अब हम चलते हैं अगले पेज पे, पढ़ते हैं सकर्मक क्रिया को। तो फाइनली अब हम लोग बात करने वाले हैं सकर्मक क्रिया की। सकर्मक क्रिया देखिए, सकर्मक यानी कि कर्म के साथ, यहाँ पे कर्म की प्रधानता होती है, कर्म इसमें होता है। वह क्रिया जिसमें प्रभाव क्रिया पर पड़ता है वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। अब जैसे उदाहरण के लिए मैंने ले लिया, अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है। अब यहाँ पे क्या और किसको जैसे ही आप लगाओगे, अध्यापक किसको पढ़ाता है, बच्चों को पढ़ाता है, यानी कि आंसर मिल गया। अध्यापक किसको पढ़ाता है, बच्चों को पढ़ाता है, तो ये हो गई हमारी सकर्मक क्रिया। अब हम बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की, जैसे कि बच्चे ने खिलौना तोड़ दिया। बच्चे ने क्या तोड़ दिया, अब आप समझ रहे होगे, बच्चे ने क्या तोड़ दिया, तो खिलौना तोड़ दिया। आंसर मिल रहा है आपको, तो सकर्मक क्रिया होगी। आप क्वेश्चन करके देख लो, तुरंत आपको आंसर मिलता है तो सकर्मक, अगर आंसर नहीं मिलता है तो अकर्मक। वह पानी में तैर रहा है। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए मैंने आपको दिया है, वह पानी में तैर रहा है। तो आप जैसे ही हटाओगे पानी को, वह क्या तैर रहा है, मैंने कहा था जैसे ही आप क्या लगाओगे, वह क्या तैर रहा है, तो यहाँ पे आपको आंसर नहीं मिलेगा। यहाँ पे तैर होगा, वह क्या तैर रहा है, तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो यानी कि ये हो गई अकर्मक क्रिया। तो ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही कंफ्यूजिंग होती है। अगर आपको समझ में आ गया, आपने प्रैक्टिस सेट लगा लिए, तो आप इसको बेशक कर ले जाओगे। अब हम बात करते हैं सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, तो ये भी आपको ज़रूर याद रखना चाहिए। सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, एक होती है एक कर्मक क्रिया और एक होती है द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया क्या होती है, जहां एक कार्य एक कर्म होता है वहां एक कर्मक क्रिया होती है। फॉर एग्जाम्पल, हरीश सेब खाता है, ये हो गई एक कर्मक क्रिया, यहाँ पे एक कर्म हो रहा है। अब हम बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। ये द्विकर्मक का एग्जाम्पल मैंने तुरंत लिख दिया ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। रमेश ने विद्यार्थियों को गणित पढ़ाई। अब आप अगर इसका अलग अलग संधि विच्छेद जैसे किया जाता है, अगर विच्छेद कर लेते हो, रमेश इसमें कर्ता हो गया और पढ़ाई मतलब क्रिया हो गया। अब यहाँ पे दो कर्म आ रहे हैं, द्विकर्मक आप देख रहे होगे, एक गणित हो गया कर्म, एक विद्यार्थी हो गया, तो ये यहाँ पे द्विकर्मक हो गई। और खूब क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, जैसे आपको चार ऑप्शन दे देगा, निम्न में से द्विकर्मक क्रिया कौन है, एक कर्मक क्रिया कौन है। जहां पे एक कर्म हो रहा है, खाता है, बस एक कर्म हो गया। अब यहाँ पे खाता तो क्रिया हो गई, सेब हो गया कर्म, हरीश हो गया कर्ता, सेब हो गया कर्म, खाता हो गई क्रिया। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे, रमेश तो कर्ता हो गया, इसको हटा दीजिए। पढ़ाई जो है क्रिया हो गई, इसको भी हटा दीजिए। दो चीजें बची, विद्यार्थी और गणित, ये दोनों कर्म हो गया। सीधी सी बात है, द्विकर्मक क्रिया हो गई। अब हम चलते हैं अगले पेज पे। तो अब हम बात कर लेते हैं द्विकर्मक क्रिया की। जहां पर दो कर्म होते हैं, द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए, दुकानदार ने ग्राहक को पुस्तक दी। दुकानदार कर्ता हो गया, ठीक है, दी क्रिया हो गया, देना मतलब क्रिया हो गया, ठीक है।
अब दो चीज़ें बची, ग्राहक और पुस्तक दोनों कर्म हो गए। तो आप ऐसे पहचानना सीख लेंगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे सीख लोगे। मैं प्रैक्टिस सेट भी आपको ज़रूर ही करवाऊंगा। तो यहाँ पे आपकी एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया के दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब हम बात करने वाले हैं प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो प्रयोग और संरचना के आधार पर अगर पूछता है तो क्रिया के भेद हो जाते हैं कुल 8। कौन कौन सी क्रिया होती हैं? पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, सामान्य क्रिया और सजातीय क्रिया। प्रयोग और संरचना के आधार पर अब हम बात करते हैं, सबसे पहले है पूर्वकालिक क्रिया। तो पूर्वकालिक क्रिया की परिभाषा क्या होती है? जब एक कार्य के बाद जब एक कार्य के तुरंत बाद दूसरे कार्य का होना पाया जाए, वहां पर पूर्वकालिक होती है। एक कार्य के बाद तुरंत दूसरे कार्य का होना पाया जाए, पूर्वकालिक कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, रमेश पढ़कर चला गया। तो यहाँ पर पढ़कर जो शब्द है वो पूर्वकालिक है, क्योंकि जस्ट इससे पहले ये क्रिया हो रही, इसीलिए पूर्वकालिक हो गई। वह चाय पीकर सो गया। सोना एक क्रिया हो गई और इससे जस्ट पहले क्या हुआ है? पीकर, तो यानी कि पूर्वकालिक। पूर्व का मतलब होता है जो जस्ट उससे पहले हुई है। राम अभी सोकर उठा है, तो ये हो गई पूर्वकालिक क्रिया। अब हम बात कर लेते हैं, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पर पढ़कर, पीकर, सोकर आदि पहले आई हैं, इसी कारण ये पूर्वकालिक क्रिया है। अब हम चलते हैं अगले पेज की ओर। अब हम बात करते हैं अगली क्रिया की, जो कि है प्रेरणार्थक क्रिया। जब कार्य किसी अन्य व्यक्ति से करवाया जाए, वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। उदाहरण के लिए, राम ने मोहन से झाड़ू लगवाई। अब यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा, अगर आप कॉमन सेंस लगाओगे, कार्य दूसरे से करवाया जा रहा है, यानी प्रेरणा दी जा रही है, आप काम करो। अध्यापक ने छात्रों से सफाई करवाई। अगर एग्जाम्पल में ऐसे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलते हैं क्वेश्चन में, तो आपको तुरंत टिक करना है प्रेरणार्थक क्रिया। राधा ने कान्हा से बांसुरी बजवाई, यानी कि दूसरा व्यक्ति काम करवा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं नाम धातु क्रिया की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिया है। वे क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनती हैं, नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, लाठी से लठियाना, हाथ से हथियाना। तो लाठी देखिए एक जो है जातिवाचक संज्ञा है। हाथ की बात कर लें तो ये हथियाना बन गया। बात से बतियाना, तो ये संज्ञा और सर्वनाम से और विशेषण से बनती हैं। गाली से गरियाना, अपना से अपनाना, ठंड से ठंडाना, इसमें आना प्रत्यय लास्ट में लग जाएगा। अब हम बात करते हैं कृदंत क्रिया क्या होती है। कृदंत क्रिया वे क्रिया होती हैं जिसमें ना प्रत्यय नहीं होता है। जहां पे ना प्रत्यय नहीं होगा वो सारी क्रिया कृदंत होंगी। जैसे कि खेल में खेलेगा या खेलता, तो ये कृदंत हो जाएंगे। और खेल ना जैसे ही आ जाएगा तो ये कृदंत नहीं रह जाएगी। चल में चलेगा या चले, ऐसे शब्द हैं ना को छोड़ के, ना नहीं होना चाहिए, बस वो कृदंत हो जाएगी। संयुक्त क्रिया की बात करते हैं। जब किसी एक कार्य के लिए एक से अधिक क्रियापद प्रयुक्त हो, वहां पर संयुक्त क्रिया होती है। जैसे कि विक्रम ने नाश्ता कर लिया। अब देखिए, करना, कर और लिया दो चीजें हैं, तो यहाँ पे संयुक्त क्रिया होगी साथ में दोनों। वह पंजाबी बोल सकता है। बोलना और सकना दो क्रिया साथ में आ रही है ना, तो संयुक्त हो गई। वह महाभारत पढ़ने लगा। पढ़ने और लगा दोनों साथ में आ रही हैं, तो यानी कि संयुक्त हो गई। अब हम चलते हैं अपने अगले पेज की ओर। अब मैं आपको थोड़ा जल्दी पढ़ाऊंगा, तो ध्यान दीजिएगा। संयुक्त क्रिया के प्रकार, तो इसके कुल 11 प्रकार होते हैं। फुल क्रिया पढ़ा रहा हूं, ध्यान से पढ़िएगा। पहला एग्जाम्पल है, पहला इसका जो है भेद है आरंभ बोधक क्रिया। आरंभ का बोध कराती है, यानी कि कार्य जस्ट होने लगा है। वर्षा होने लगी है, मोहन पढ़ने लगा, जस्ट आरंभ हुआ है, तो आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया हो गई। बात करते हैं समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया की। तो कार्य के समाप्त होने का तुरंत बोध होता है। जैसे कि राधा नहा चुकी है, रमेश खाना खा चुका है, जस्ट अभी अभी ये काम फिनिश हुए हैं, तो ये समाप्ति बोधक क्रिया हो गई। अब हम बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। तीसरे नंबर पे है अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया। अवकाश का बोध कराती है, यानी कि बीच में रुक जाना। जैसे कि राम गाना नहीं गा पाया। राम गाना तो चाहता था लेकिन नहीं गा पाया, यानी कि अवकाश ले लिया। सचिन मैच नहीं जीत पाया, तो ये भी अवकाश से, मतलब बीच में काम होते होते रुक गया। बात करते हैं अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया की। ये अनुमति का बोध कराती है। जैसे कि सीता को बोलने दो, उसको जाने दो, अनुमति दी जा रही है। अब हम बात करते हैं अगले भेद की, नित्य
नित्याबोधक संयुक्त क्रिया, तो नित्यता का बोध कराती है, जो नित्य काम लगातार हो रहा है। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, ये कंटिन्यू काम हो रहा है, तो नित्यता का यहाँ पे कंटिन्यूटी का बोध होता है, तो ये नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया हो गई। बात करते हैं अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया। अभी मैं आपको बता चुका हूँ शायद। आवश्यकता बोधक क्रिया, आवश्यकता का बोध कराती है। जैसे राधा को घर का कार्य करना पड़ता है, उसको करना ही पड़ रहा है, ये उसकी आवश्यकता है, नीड है। अभिषेक को यह कार्य करना चाहिए, तो ये आवश्यकता बोधक हो गई। चलते हैं अगले पेज पे। अब हम बात करते हैं निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया की। ये निश्चितता का बोध कराती हैं। अध्यापक ने कहा कि अब आ जाओ, मतलब तुरंत आ जाओ, ये निश्चित है। हरीश ने कहा कि अब करके दिखाऊंगा, यानी कि ये भी निश्चित है, वो कह रहा है कि अब करके दिखाऊंगा, तो ये निश्चय बोधक हो गई। इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया, इच्छा का बोध कराना चाहती है, यानी कि इच्छा जाहिर होती है। वह बाजार जाना चाहती है, मैं घर जाना चाहता हूं, तो ये आप देखिए इच्छा की बात हो रही है, तो इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया हो गई। अब हम बात करते हैं अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया की। अभ्यास का बोध कराती है। वह बाजार जाया करता है, वह बाजार जाया करता है, यानी कि नित्य है उसका, वो जाता है। वह व्यायाम किया करता है, तो इसमें अभ्यास किया जा रहा है, तो ये अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया हो गई। शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया, शक्ति का बोध कराती है। मैं यहाँ से कूद सकता हूँ, अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। मैं वहाँ जा सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया हो जाएगी। अब हम बात करते हैं, लास्ट है हमारा 11 नंबर का, पुनरुक्त बोधक संयुक्त क्रिया। समान ध्वनि का बोध कराती हैं, जैसे कि मंजीत पढ़ाई लिखाई करता है, तो पढ़ाई लिखाई पुनरुक्त बोधक संयुक्त क्रिया हो गई। राम घूमता फिरता है, तो यहाँ पे पुनरुक्त बोधक संयुक्त क्रिया हो गई, यानी समान ध्वनि, ये सेम सेम साउंड कर रहे हैं। चलते हैं अगले पेज पे। जब मैंने आपको प्रयोग और संरचना के आधार पर अभी क्रिया पढ़ाई थी, तो वहाँ पे 3 क्रिया आपकी रह रही थी, सहायक क्रिया, सामान्य क्रिया और सजातीय क्रिया। इनको मैं यहाँ पे पढ़ा देता हूँ। सहायक क्रिया किसे कहते हैं? वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है। अब आप यहाँ पे देख पाओगे, वह बाजार जा रहा था, तो यहाँ पे रहा था, रही थी, रहे थे, ये सहायक क्रिया होती हैं। जिन बच्चों ने हिंदी एक बार भी पढ़ रखी होगी तो उनकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और मुख्य क्रिया क्या है? जाना, जाना मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया है, तो ये सहायक क्रिया कहलाती है। अब आपको पता चल जाएगा। अगर कहीं चुका था, चुकी थी, चुके थे लिखा है, तो वो भी सहायक क्रिया ही है। सामान्य क्रिया की बात करें, जब किसी क्रिया को पूर्ण करने हेतु एक ही क्रियापद आए, जैसे कि बबीता गई, एक ही क्रियापद है, गई। वह गया, तो ये सामान्य क्रिया हो गई। अब बात करते हैं सजातीय क्रिया की। सजातीय क्रिया की बात कर लेते हैं। जब एक ही क्रिया शब्द को 2 रूपों में लिखा जाए, जैसे उन्होंने ऊंची चढ़ाई चढ़ी, चढ़ाई चढ़ी। लड़की अच्छी चाल चलती है, चाल चलती, तो ये दोनों सजातीय क्रिया हो गई। अब हम बात कर लेते हैं अन्य कुछ महत्वपूर्ण क्रियाओं की। फिलहाल तो एग्जाम में बहुत कम आती हैं, बट फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। जैसे क्रियार्थक क्रिया की बात करें तो इसके एग्जाम्पल हैं, पढ़ाई करने से चरित्र का निर्माण होता है, दौड़ना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, तो ये क्रियार्थक क्रिया हो गई। यौगिक क्रिया की बात करें तो मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़कर कोई भी प्रत्यय हो, छोड़कर कोई भी प्रत्यय हो, तो वहां पे यौगिक क्रिया होती है। जैसे कि चढ़ाना, इसमें आना प्रत्यय हो गया, चढ़वाना, चलना, चलाना, चलाना और चलवाना, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे ये यौगिक क्रिया, और ऐसी आप पढ़ भी चुके हो। प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक का ही यौगिक रूप होता है, ये साथ में आती हैं, तो वहाँ पे यौगिक क्रिया हो जाएगी। अब हम बात करते हैं रूढ़ क्रिया की। तो मूल धातु प्लस ना प्रत्यय वाले शब्द रूढ़ क्रिया कहलाते हैं। जैसे कहीं भी आपको चढ़ना, चलना, घूमना ये मिल जाते हैं, तो ये रूढ़ क्रिया कहलाते हैं। बात करते हैं लास्ट है विधि क्रिया की। तो जिस क्रिया को से आज्ञा का पता चले तो वहां पर विधि क्रिया होती है। जैसे कि तुम अपना काम करो, चुपचाप बैठे रहो, आज्ञा दी जा रही है, तो ये विधि क्रिया हो गई। लास्ट में आ जाता है अनुकरणात्मक क्रिया, जिससे शब्दों का अनुकरण होता है, जिसमें शब्दों का अनुकरण होता है, वहां पे अनुकरणात्मक क्रिया होती है। जैसे कि भिन्न से भिन्न भिनाना, खट से खट खटाना, ये अनुकरणात्मक क्रिया होती है, यहाँ पे अनुकरण किया जा रहा है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। जिन बच्चों को ना समझ में आए, दोबारा से वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो लेंदी हो गया, बट काफ़ी कुछ आपको समझ में आ जाएगा। जो बच्चे अभी पहली बार पढ़ रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर जाइएगा कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। जब प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा तो काफ़ी कुछ चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।